भाई साहब कोई याद नहीं दिला रहा। आराम से आराम से चले जा रहे। अब देखो एक बार ऐसे चेक कर लो जो का सिस्टम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ रही है अभी आवाज क्लियर है? चेक करके बताओ एक बार। हाँ जी, एक बार मैं फिर से बता दूं, गूगल मीट से प्रैक्टिस क्यों करवा रही थी, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर जी नहीं है फिलहाल, और वो पीपीटी यहाँ पर सेंड करते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने गूगल मीट से कल आपको क्वेश्चंस करवाए थे। अच्छे से हो रहे थे, सारे बच्चे जवाब भी दे रहे थे, बढ़िया था सिस्टम, ऐसी बात तो नहीं थी। ठीक है, अभी मैं चैप्टर शुरू कर दूंगी आपका नरेशन। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, क्योंकि नवंबर में जो एग्जाम आ रहे हैं उन बच्चों के लिए नरेशन वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अभी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन हमारा डिस्कशन जो होगा वो चलता रहेगा ग्रुप में, और ऐसे ही फिर मैं जैसे मीट से जुड़ करके फिर से आपकी प्रॉब्लम लेती रहूंगी बीच बीच में। ठीक है भाई, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, और आज के टॉपिक का नाम है हमारा नरेशन। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये शब्द हमारा आया कहाँ से। ये एक वर्ब से आता है जिसका नाम है नरेट, ATE। वर्ब का सफिक्स होता है। नरेट का सिंपल मतलब होता है बच्चों टू टेल, बताना। ठीक है, अब बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट तरीका कौन सा होता है बच्चों? जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने है, मतलब एक सुन रहा है एक बोल रहा है। इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किसको कहा जाता है? कि जब स्पीकर या फिर लिसनर इनमें से वन इज मिसिंग, एक को मिस कर दो, आपका जो कॉन्वर्सेशन होगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चुगली। ठीक है, यानी कि जब बंदा सामने नहीं है, चाहे वो स्पीकर है चाहे वो लिसनर है, अभी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हो, हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन होगा ये डायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से चली गई, आपने इस बैच की कोई बात अपने किसी दोस्त को बता दी। ठीक है, अब वहां पर देखिए, आप बोल रहे हो, दोस्त को बात बता रहे हो, तो आप स्पीकर हुए, दोस्त लिसनर हुआ, मैं वहां पर थर्ड पर्सन हो गई। कहते ना, पीछे से बात करना और सामने बात करना, बस यही फर्क है। सामने बात करना दैट इज डायरेक्ट, पीछे से बात करना दैट इज इनडायरेक्ट। नाम समझ आ गए? और ये शब्द आया है नरेट से, और नरेट का मतलब ही होता है बताना, और बताने के सिर्फ दो ढंग हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब ये देखिए कि जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, 5 टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव बोलते हैं। हम ये 5 टाइप के सेंटेंस अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी सीखना पड़ेगा आपको इन 5 कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, अगर आप बातचीत अपनी निपटाते हो 5 टाइप के सेंटेंसेस में, तो पांचों टाइप के आपको चेंज करने आने चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम बेसिक फंडा सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो कौन सी बातें हैं जो पांचों टाइप पे अप्लाई होंगी। उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का बनाना सीखेंगे, इंटेरोगेटिव का, ऐसे ही इम्पेरेटिव का, ऑप्टेटिव का, यानी पांचों टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होगा कि ये चीजें सब पे लागू होंगी, 5 के 5 पे कॉमन रहेंगी जो सब में। और बच्चों इसको लाइफ से कैसे जोड़ोगे? देखो, इसको लाइफ से ऐसे जोड़ना। अब देखो, अब यहाँ पर आप क्लास लगाने आए हो, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे किसी दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर से कोई तो बात हुई होगी। अब फैमिली मेंबर, या जनरली जब आप ऑफलाइन बैचेस में आते हो तो मम्मी आपको क्या कहती है, जब आप बताते हो कि मम्मी मैं एकेडमी जा रहा हूँ,
तो मम्मी क्या कहती है, हाँ बेटा ध्यान से जाना, है ना, बोलती है ना ऐसे। ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी, आपको बोल रही थी, तो आमने सामने बात हो रही थी। अब जब आप वो बात आकर के मुझे बताते हो, घड़ी में टाइम भी तो चेंज हो जाता है ना, इसीलिए नरेशन में हमेशा टेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, कि भाई जब आप आपकी मम्मी ने आपको जो बोला वो आकर के आप मुझे बता रहे हो, तो आप स्पीकर हो गए, मैं लिसनर हो गए, मम्मी आपकी बातचीत में क्या हो जाती है, थर्ड हो जाती है। इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब भी कहीं भी बैठ के बात करोगे आपके सामने पर्सन बैठा ही रहे हमेशा? कोई पर्सन काम करके अपना चला जाता है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब जब हम किसी पर्सन की बात करें और वो हमारी आंखों के सामने ही बैठा रहे, हमारी बातचीत ही सुनता रहे। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट से फिर हमें क्या बनाना पड़ता है, इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जब मैं घर से आ रही थी, मेरे घर पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो किस टाइम डायरेक्ट थी, जब मैं वहाँ थी। अब मेरे घर वालों की कोई बात मैं आपको आके बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, घर वाले यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कहलाएगा। और घड़ी में टाइम भी तो चेंज हो गया। फिर आप कहते हो जी ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, SON 1 2 3, अभी बताऊंगी उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लाइफ से जोड़ना है इसको, कि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हमारा कब होता है, इनडायरेक्ट कब होता है। तो अब आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी थी बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है बच्चे, वो क्या है, मतलब वो जनरल बातें जो आपको पांचों टाइप के सेंटेंस पे अप्लाई करनी है, पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद सिंपल के नरेशन चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो इसका फंडा है वो क्या है बच्चों, जब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, रिमूव करते हो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी डबल कोटेशन या कोमा नहीं लगता। अब तुम कारण सोचो क्यों नहीं लगता, ये डायरेक्ट में ही क्यों लगता है, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आप कोई सेंटेंस ऐसा देखते हो बच्चों, ही सेड टू मी, एक बार समझ लो, एग्जाम्पल पे ध्यान मत देना, आई एम हैप्पी, मैं खुश। ठीक है भाई, ये जो इतना पार्ट होता है ना बच्चों, यहाँ तक का, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने वाली वर्ब यूज हुई है इसमें, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो इतना पार्ट जो तुम डबल कोटेशन में लिखते हो, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब मुंह से निकली हुई बात, कहते हैं ना स्पीच दिया उसने, तो स्पीच का क्या मतलब है, जो बातें उसने मुंह से निकाली, दैट इज स्पीच, है ना। अब ये डबल कोटेशन में क्यों लिखी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कोमा से अलग किया जाता है। ये सेपरेटर क्यों लगाया जाता है, ताकि रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच हमारे अलग अलग रहे। क्लियर हुआ। ये डबल कोटेशन क्यों लगाई जाती है, ये बताने के लिए, किसी के मुंह से निकले हुए शब्दों को एज इट इज लिखने के लिए। भाई किसी पर्सन ने कुछ भी बोला, अपने मुंह से जो बात निकाली, उसको एज इट इज लिखने के लिए डबल कोटेशन लगाई जाती है। अब आप कुछ कोटेशन वैसे पढ़ते होगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा, अब्दुल कलाम ने ये कहा, क्या आपने नोटिस किया कि वो हमेशा डबल कोटेशन में बंद होता है ना, कि सपने वो नहीं होते जो तुम रात को देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ऐसे सेंस में जब आप लिख रहे हो, तो ये लाइन जो होगी ये हमारी डबल कोटेशन में लिखी होगी। क्यों लिखी होगी, जब भी आप ये डबल कोटेशन लगा देखोगे बच्चों, इसका मीनिंग होगा कि ये हूबहू वही बातें हैं जैसी अगले ने मुंह से निकाली है। क्लियर हुआ। और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको, जैसे मान लो आप में से किसी बच्चे ने कहा ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, तो आपने जो लाइन बोली थी वो क्या थी, ये थी आई एम हैप्पी। क्लियर हुआ। जब जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या ये लाइन वैसी रहेगी, क्योंकि अब तो हमारा जो ये स्पीकर है बोलने वाला बदल गया, घड़ी का टाइम बदल गया, तो ये लाइन वैसी नहीं रहेगी जैसी अगले ने मुंह से निकाली थी, क्योंकि हम उसके कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में चेंज करके बताएंगे। राइट, तो अपने शब्दों में जब चेंज करेंगे तो ये स्टेटमेंट वैसी नहीं रहेगी।
तो यहाँ से सिंपल लॉजिक समझ आता है कि इनडायरेक्ट बनाते हुए हम डबल कोटेशन का यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए अब हम यहाँ पर क्या चाहिए होगा? फेविकोल, है ना, यानी कि कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? कंजंक्शन यूज करते हैं। और कंजंक्शन क्यों यूज करते हैं बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब कौन सी कंजंक्शन किस सेंटेंस में होगी ये बाद की बातें हैं, कि भाई आप सिंपल सेंटेंस में दैट लगाओगे, इंटरोगेटिव में ई फॉर वेदर लगाओगे, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि भाई सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम यूज करते हैं कंजंक्शन, यूज कंजंक्शन टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड। हम क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो सबसे पहले कोटेशन क्यों लगता है, इस चीज पे ध्यान दिया आपने? डायरेक्ट स्पीच में किसी के कहे हुए शब्दों को एज इट इज रखने के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल कोटेशन लगाते हैं। इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे इसका बच्चों, तो आय का अब आय नहीं रहेगा, आय ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमारी स्टेटमेंट ही चेंज हो गई, घड़ी का टाइम चेंज हो गया, तो ये बात वैसी नहीं रही जैसी अगले ने मुंह से निकाली थी, और अगले ने मुंह से निकाली थी वैसी नहीं रही, तो फिर हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। और इसीलिए कभी भी कोमा और इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाता, रिमूव कर देते हैं उनको। 2 स्टेप समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं बच्चे तीसरे स्टेप पे। तीसरा जो हमारा स्टेप होगा बच्चे, हमें पर्सन प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो पर्सन प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे यूज 1 2 3 SON फॉर्मूला। इसलिए टू चेंज पर्सन प्रोनाउन सभी में लगाना है आपको। ये पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा SON 1 2 3। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग देखो क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। S स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। क्या मतलब? देखो, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन गिवन होगा तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा, और अगर हमारी बातचीत में ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि नो चेंज। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। मान लीजिए अभी एक सेंटेंस हमने लिखा था यहाँ पर, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, लिखा था ना ऐसे अभी। अब एक बार इसको अप्लाई करना सीखो, सिर्फ पर्सन प्रोनाउन चेंज करना सीखो। ये हमारा सब्जेक्ट है ही, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वोट और होम का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हु और वोट का रिप्लाई हमेशा सब्जेक्ट होता है। अब जैसे ही आप इसको चेंज करोगे, सपोज करो आपने इतना बनाया कि ही टोल्ड मी, ये बाद में सीखेंगे कि सैड का टोल्ड क्यों बनाया। अभी एक बार पर्सन प्रोनाउन पे ध्यान देना है, और मैंने कंजंक्शन यूज कर दी है दैट। अब आप यहाँ आए बच्चे, आई, जैसे ही आई आया यहाँ पर, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए फर्स्ट पर्सन होता है आई, पता होनी चाहिए आपको ये बात। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू उसका प्लूरल फॉर्म यू सेकंड पर्सन, और थर्ड हमारे होते हैं ही शी इट एंड प्लूरल फॉर्म दे। क्लियर है ना? ये पढ़ा चुकी हूँ प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन जैसे ही दिखा तो आपको यहाँ चले जाना है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अब यहाँ पर आई को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? ही में। बात समझ आई? अब इसको रटो नहीं, देखो समझो कैसे करेंगे। ये ही कोई लड़का है मेरे सामने, ठीक है, आप में से कोई लड़का है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही बोलने वाला है, मुझे बोल रहा है, ठीक है। बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द यूज करता है? आई। ही है,
ये मेरे से बात कर रहा है तो वो अपने लिए क्या शब्द यूज करेगा? स्पीकर के लिए कौन से शब्द यूज होते हैं? आई। बोलने वाला क्या बोलेगा? अपने आप को आई बोलेगा। आई, और इसी आई के हिसाब से हमारा इसीलिए ये पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। अब इज एम आर किस में कन्वर्ट होंगे? पास्ट में वॉज और वर, और ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा? वॉज, ही वॉज हैप्पी, और लास्ट में लगा देंगे फुल। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखो। अगर सपोज करो यहाँ पर लिखा होता है यू आर हैप्पी। अब सिचुएशन क्लियर करो क्या है इसकी। ही ने कहा, देखो बोलने वाला कौन है? ही ने कहा, मेरे को कहा। बात किससे कर रहा है? वो मेरे से। तो मेरे लिए क्या शब्द यूज करेगा? सेकंड को हम क्या बोलते हैं? यू। वो यही बोलेगा ना मैम यू आर हैप्पी, क्योंकि जब बोल ही रहा है, और बोल किसको रहा है? सामने वाले को। सामने वाला हमेशा हमारे लिए क्या होता है? यू। ठीक है, और इसका प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? यू। तो यू आर हैप्पी हो गया। अब ये देखो, जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ही टोल्ड मी दैट हो गया। अब जैसे ही यू आया, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि मी, और मी के हिसाब से यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई वॉज। रटना नहीं, इसको समझो। एक लड़का ही आया मेरे पास और मेरे को क्या बोला? मैम यू आर हैप्पी। अब वो लड़का चला गया, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं कैसे बोलूँगी? ही ने कहा, मेरे को बताया कि मैं खुश थी। तो अब मैं आई शब्द कहाँ से यूज कर रही हूँ? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने मेरे लिए जो शब्द यूज किया था वो यू था, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि आई, इसलिए आई बनाना पड़ा। ठीक है, लाइफ से जोड़ोगे ना तो ये बड़ा इजी हो जाएगा कि ही अगर अपने बारे में बोलेगा तो आई शब्द का यूज करेगा, और जब हम चेंज करेंगे तो आई ही में कन्वर्ट होगा। अगर ही सामने वाले को बोलेगा तो यू को यू बोलेगा सामने वाले को, और यू इसीलिए फिर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला, और सुनने वाले को शब्द क्या बोल रहे हो? यू। तो ये यू हमेशा किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट की। अगर सपोज करो लिखा होता ही सेड टू मी राम इज हैप्पी। अब देखो, ही कहने वाला है, कह मुझे रहा है, बात किसकी कर रहा है? राम की। जब मैं इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में भी बात करूंगी तो यही कहूंगी ना भाई उसने मुझे बताया कि राम खुश था। अब राम तो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में भी तीसरा है, इनडायरेक्ट में भी तीसरा है, तो राम को एज इट इज राम लिख देंगे। क्लियर? नो चेंज इन टेंस हो जाएगा, ये इसका लॉजिक है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? हाँ, यू को थर्ड पर्सन, हाँ समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। ठीक है, आप इसको लाइफ से जोड़िए कि जब हम स्पीकर अपने लिए जो शब्द यूज करता है वो आई और वी यूज करता है, लिसनर के लिए हमेशा यू यूज होता है, और थर्ड पर्सन तो हमारी बातचीत में होता ही थर्ड है। तो जब इनडायरेक्ट भी बनाते हैं तो थर्ड वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक समझ आ गया क्या? अब इसी के हिसाब से हम पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से ही पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखा होता he said to me I am doing my work, ऐसे लिखा है बच्चे। तो कैसे चेंज करते देखो, he said to me I am doing my work। जब आपने देखा कि I अब किस में कन्वर्ट होगा? ही में, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। I जब बोलेगा तो my work बोलेगा, लेकिन अब हमारा I क्या बन चुका है? ही, और टेंस चेंज करोगे ही वॉज डूइंग। अब आई के हिसाब से माई था, लेकिन ही के हिसाब से अब क्या हो जाएगा? हिज वर्क। ये जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर ही वॉज डूइंग माई वर्क मत कर देना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह मेरा काम कर रहा है, जबकि हम कहना क्या चाहते हैं? वह अपना काम कर रहा है, काम उसका है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अगर यहाँ पर होता है यू आर डूइंग योर वर्क तो आई वॉज डूइंग माई वर्क हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट क्या है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यानी कि पर्सन प्रोनाउन को जब चेंज किया जाता है तो SON 1 2 3 फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और इसका मीनिंग ही क्या है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? पर्सन प्रोनाउन चेंज कर लोगे
जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ना सेंटेंस में तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आ जाता है बच्चे चेंज इन मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे चेंज इन मॉडल। मॉडल में क्या बदलाव किया जाता है? चेंज इन मॉडल। तो आपको क्या कर लेना है बच्चे, चेंज इन मॉडल में ये चीज़ समझनी होगी कि अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में कैन लिख रखा है, प्रेजेंट है, तो पास्ट बनाओगे तो क्या चेंज कर दोगे? अगर है मे तो पास्ट बनाओगे तो क्या चेंज कर दोगे? माइट। अगर है शेल तो कन्वर्ट कर दोगे शुड में। अगर है विल तो इसको कन्वर्ट कर दोगे वुड में। ठीक है, यूज्ड टू आप जानते हो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। ठीक है, तो 4 मॉडल में आपको चेंज करना है और ये हमारा क्या होगा? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और विल, वुड। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉइंट नंबर 5, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस कि टेंस में हम क्या बदलाव करेंगे, तो उसके लिए एक चार्ट नोट करेंगे कि अगर हमें चेंज करना पड़े टेंस में तो हम क्या बदलाव करेंगे। तो 5th नंबर पॉइंट है हमारा चेंज इन टेंस। इसमें सबसे पहला लिखेंगे कि अगर सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है उसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट होता है V1, जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है SE या ES। क्या प्रॉब्लम है? बात क्या है भाई, गर्मी लग रही है क्या? ठीक किया आपने, मुझे भी बहुत लग रही थी। सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, और सिंपल पास्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे पास्ट परफेक्ट में। ये बीमारी वाला सीजन है भाई, समझ ही नहीं आता, पंखा चलाएं ना चलाएं क्या करें, है ना? ठीक है, और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो आगे लिख दो बच्चों नो चेंज। मतलब जरूरत ही नहीं है ना चेंज करने की, पास्ट परफेक्ट से आगे क्या चेंज करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगी, V1 कन्वर्ट होता है V2 में, V2 कन्वर्ट होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये है डायरेक्ट स्पीच में तो ये बनाइयो, अगर ऑलरेडी ये गिवन हो तो ये बना दियो, अगर ऑलरेडी ये हो तो आगे नो चेंज एज इट इज लिख। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी रहेगी बच्चे इसमें, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। आपको पता है ना हर एग्जाम में वॉइस नरेशन का अच्छा वेटेज रहता है हर एग्जाम में, और श्योर भी है कि ये पूछे ही जाते हैं, है ना बच्चों? तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजी भी है, बहुत ईजी है ये। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओ, टेंस पढ़ा चुकी हूँ, इज, एम, आर, आगे लिख दो वर्ब प्लस ING। बातचीत नहीं भाई बच्चों, अलाउड नहीं करूंगी, यहाँ पर पढ़ना देख लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, इज, एम, आर, एक्शन प्लस ING। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ क्या पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वॉज, वर, वर्ब प्लस ING। ठीक है, अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा बच्चों, हैड बीन, वर्ब प्लस ING।
अगर ऑलरेडी ऐसा है देन आगे लिखो नो चेंज। सिंपल लॉजिक ये है कि इज एम आर कन्वर्ट होते हैं वॉज में, वॉज कन्वर्ट होता है हैड बीन में, आईएनजी सबके आगे लगा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखेंगे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पहचान है भाई? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखो पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पहचान हमारे पास क्या है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो आगे लिखो नो चेंज। देखो ऊपर पास्ट परफेक्ट आ गया था तो नो चेंज लिखा था ना, तो यहाँ पर भी लिख दो आगे नो चेंज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है देन नो चेंज। हाँ ये मेरे दो बच्चे हैं भाई मैम आप क्लास में बच्चे भी पढ़ा रहे हो क्या? हाँ ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाले बच्चे हैं भाई। ठीक है, जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे चौथा पार्ट टेंस का, और वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है? देखो हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैज, हैव, बीन, एक्शन प्लस आईएनजी पूरा कन्वर्ट हो जाता है बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? हैड, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर ऑलरेडी ऐसा है तो आगे लिखेंगे नो चेंज। हाँ भाई पूरा चार्ट नोट करेंगे। चेंज इन टेंस, अगर हमें टेंस चेंज करना पड़ा तो इस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट में, पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और आगे लिख दो नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है देन नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज, हैव, बीन, एक्शन प्लस आईएनजी पूरा कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड, बीन, एक्शन प्लस आईएनजी में। अगर ऑलरेडी ऐसा है तो आपका आंसर होना चाहिए नो चेंज। ये हुआ? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, लगभग सभी बच्चों ने कर लिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे चेंज इन टाइम। ये हमारा क्या था? चेंज इन टेंस था बच्चों, उससे पहले क्या था? चेंज इन मॉडल। अब आपको हेडिंग बनानी है चेंज इन टाइम। टाइम में कैसे बदलाव होता है, क्योंकि टाइम को एक्सप्रेस करने वाले शब्द कौन से होते हैं हमारे? कई बार तुम बोलते हो नाउ, देन, एगो, बिफोर, बोलते हो ना। तो लिखो नेक्स्ट चेंज इन टाइम। टाइम में क्या बदलाव होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे कि अगर वर्ड लिखा है एगो तो इसको कन्वर्ट करेंगे बिफोर में। मैं रीज़न बताऊंगी अभी इनकी, एक बार लिख लेंगे। अगर किसी सेंटेंस में शब्द यूज हुआ है नाउ तो इसको कन्वर्ट करेंगे देन में। अगर एक शब्द लिखा है दिस, दिस हमेशा नियरनेस को शो करता है, दिस, तो दैट। अगर मैं कहूँ दिस मंथ तो क्या नियरनेस समझ आ रही है?
जो महीना चल रहा है, यानी कि दिस मंथ है वो। लेकिन अगर मैं बोलूँ दैट मंथ या लास्ट मंथ, तो गुजरा हुआ, पीछे चला गया, जो हमसे दूर चला गया। दैट मतलब दूर, दिस मतलब नज़दीक, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। प्लूरल में अगर बात करेंगे तो दीज बना देंगे क्या, दोज, ठीक है। उसके बाद कुछ और चेंज करते हैं, देखो अगर लिखा है हेयर तो इसको कन्वर्ट कर देंगे देयर। अगर लिखा है गो, गो का मतलब जाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। अगर लिखा है टुडे तो कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, दैट डे। अगर शब्द लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे, हाँ जी, दो तरीके आपके पास है। यस्टरडे है बीता हुआ दिन, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एक शब्द लिखिए द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। अभी समझा दूंगी कि ऐसा करना क्यों पड़ता है, लाइफ से जोड़ेंगे इनको, ठीक है। अगर शब्द लिखा है टुनाइट तो इसको कन्वर्ट कर देंगे दैट नाइट में। अगर शब्द लिखा है आने वाला दिन, टुमेरो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे द नेक्स्ट डे। या फिर एक और शब्द होता है बढ़िया सा, द फॉलोइंग डे, फॉलो करने वाला दिन। आज को फॉलो कौन करेगा, कल करेगा, ठीक है, तो फॉलोइंग डे भी कह सकते हो। ऐसे ही जैसे मान लो आपने लिखा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्यों करना पड़ता है, अभी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे देखो टेंस में मैंने ना आपको एक जानकारी दी थी कि एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है, याद आया, एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो एक सेंटेंस यहाँ पर होता, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई टुक टी, आई टुक टी 2 hours एगो, ऐसे लिख दिया बच्चे। इस सेंटेंस को टेक्निकली समझो, बात क्या हो रही है। जब ही मी से बात कर रहा है, ही ने मेरे से कहा, क्या कहा, अब देखो ही बोलने वाला है, बोल किसको रहा है, मुझे, तो अपने लिए क्या शब्द यूज करेगा, आए, कि भाई मैंने चाय पी 2 घंटे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए ये बात हुई, कब हुई, अभी मैं आपको ये घटना ऐसे समझते हैं, 9 बजे की बात है भाई, ठीक है, उसने 9 बजे की बात है, और अब घड़ी में बजे हैं 9:10, ठीक है, 9:10 हो गई। 9:10 पर उसने मुझे बताया कि 2 घंटे पहले मैंने चाय पी, राइट। 9:10 पे बताया बच्चों, तो ऑब्वियसली 2 घंटे अगर चाय पी है 2 घंटे पहले, तो चाय कितने बजे पी होगी, मान सकते हो। अब ये घटना है डायरेक्ट स्पीच, क्या घटना है ये, डायरेक्ट स्पीच। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये टाइम कब बताया जाएगा, 9:10 तो जब हो रखे थे जब डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन था। ये इनडायरेक्ट कब बनेगा, जब आप ये घटना 9:15 पे बता रहे हो। भाई 10 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, चाहे 1 मिनट बाद बता दो किसी को, चाहे 2 मिनट बाद बता दो, चाहे 15 मिनट बाद बता दो, ठीक है। अब जब इनडायरेक्ट में आप ये टेंस चेंज कर रहे हो, 9:15 पे अगर आप कोई घटना बता रहे हो, तो अब पास्ट कौन हो गया, 9:10, और 7:10 क्या हो गया, पास्ट का भी पास्ट। और पास्ट के और पीछे पास्ट में जाने के लिए ही हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो ये घटना जो 9:10 पे वो बता रहा था, तो उसने कौन सा टेंस यूज किया था, क्योंकि 9:10 अब घड़ी में बजे हैं डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में, तो 7:10 क्या था, सिंपल पास्ट था। और सिंपल पास्ट था तो देखिए आई टुक, V2 लिखा उसने, और 2 hours एगो शब्द यूज किया। और इसीलिए
जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अब घड़ी में 9:15 है। 9:15 के रेफरेंस में 9:10 कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट। और 9:15 के रेफरेंस में 7:10 क्या हुआ, पास्ट का भी और पीछे का पास्ट, मतलब आप पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जा रहे हो। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे सेंस में देखिए कि जब आपका टुक जो टेंस है V2 पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस घटना को ऊपर लिखती हूँ यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट, हो गया। आई किस में कन्वर्ट हुआ, ही में। अब इस टुक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैड टेकन। और जब हैड टेकन आपका हो गया और आगे लिखेंगे 2 hours, क्या अब मैं एगो लगा सकती थी, क्योंकि एगो सिर्फ कब पॉसिबल था, जब आप V2 लिख रहे थे। समझ आई कहानी, एगो सिर्फ तब लिखा जाता है जब सिंपल पास्ट टेंस लिख रखा हो। इसीलिए फिर वो शॉर्ट की है जो बचपन में हमें टीचर रटवा देते थे कि एगो कन्वर्ट होता है V4 में। रीज़न क्या था, क्योंकि अब हमारा टुक V2 किस में कन्वर्ट हो चुका है, हैड टेकन में। तो एगो का भी क्या बनाना पड़ेगा, V4 बनाना पड़ेगा, और यही रीज़न था। तो क्या टेक्निकली आपने चीज़ को समझा बच्चों, ठीक है। 9:10 पे कोई घटना बता रहे हो कि 2 घंटे पहले मैंने चाय पी, तो ऑब्वियसली आपने चाय कब पी है, 7:10 पे। 9:10 के रेफरेंस में 7:10 की घटना सिंपल पास्ट टेंस था। डायरेक्ट स्पीच में देखिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। लेकिन इनडायरेक्ट कोई भी चीज़ कब बनती है, जब इस टाइम से ऊपर टाइम गुजरेगा। चाहे आप 9:11 पे बता रहे हो, चाहे आप 9:10 पे बता रहे हो, सॉरी 10 को छोड़ करके आगे का कोई भी टाइम मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये देखिए 9:15 पे अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट करोगे आप, तो 9:10 क्या होगा, सिंपल पास्ट, और 7:10 वाली घटना किस में जाएगी, पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगी। इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। मैं चाहती हूँ बच्चों रटो मत, ठीक है। रटोगे तो बात नहीं बनेगी। ये हमारी नरेशन और वॉइस हमारी लाइफ की सिचुएशंस होती है, राइट। और देखो अगर मैं ये कहूँ कि यस्टरडे, कल मैंने मूवी देखी, कल मैंने मूवी देखी, ठीक है। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, ठीक है। अब ये घटना मैं देखो आज बता रही हूँ आपको। अगर मैं ये कहूँ, आज कौन सा डे है भाई, वेडनेसडे। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मूवी देखी, कब देखी, कल देखी, तो इसका मतलब कल क्या था, ट्यूसडे। अब ये है डायरेक्ट स्पीच, कैसे बोलूँगी, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। अब इस घटना का इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, मतलब ये घटना अगर मैं आपको कल बताती हूँ या 2 घंटे बाद बताती हूँ, तो यानी कि सपोज करिए वेडनेसडे के बाद दिन आया थर्सडे, फ्राइडे, मैंने ये घटना आपको फ्राइडे को बताई, ठीक है। अगर मैंने फ्राइडे को बताई है तो वेडनेसडे कौन सा टेंस हुआ, फ्राइडे के रेफरेंस में पास्ट, और ट्यूसडे तो पास्ट का भी पास्ट है। इसीलिए आपको जो घटना आपने लिखी थी आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ही हैड वॉच्ड ए मूवी द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे हो गया, क्योंकि यस्टरडे होता है जस्ट पीछे वाला, ठीक है, जस्ट पीछे वाला यस्टरडे होता है। वेडनेसडे के रेफरेंस में ये यस्टरडे था, इसीलिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा था कि आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। लेकिन जब ये बात आप फ्राइडे को बता रहे हो तो ये यस्टरडे तो नहीं रहा ना, ये यस्टरडे मतलब ये जस्ट पीछे का हो गया, और ये उससे भी पीछे का, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ता है द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। ये बात समझ आ गई, सारी जगह अप्लाई करो। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे इसीलिए चेंज होते हैं क्योंकि ये नियरनेस और डिस्टेंट पे रखी हुई चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, और ये कहलाएगा आपका चेंज इन टाइम, क्लियर। तो अब एक बार रिकैप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी यहाँ पर, कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या सीख लिए, क्या क्या चेंज आप करोगे जो सभी टाइप के सेंटेंस पे एप्लीकेबल है, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ, बिना देखे आप एक बार इनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा
कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कभी भी कोमा और इन्वर्टेड कोमास का यूज़ नहीं करेंगे। और रीज़न साफ है, क्योंकि हम किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो ये बात वैसी नहीं बचती जैसी अगले ने बोली थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते। फिर इसका सॉल्यूशन क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब जब हम पर्सन प्रोनाउन चेंज करते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है SON 1 2 3। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमेशा पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे, और जिसका सिंपल मतलब है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा बच्चों, चेंज इन मॉडल। मॉडल में क्या बदलाव किया जाता है, कैन होगा कुड बना देंगे, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। ये किया हमने। आफ्टर दैट हमने पूरा चार्ट पढ़ा टेंस का, कि टेंस में कैसे बदलाव करेंगे, हो गया था। उसके बाद चेंज इन टाइम, इन शब्दों में कैसे बदलाव किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब फटाफट हेडिंग बनाइए, सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये वो बातें थी बच्चों जो सारी जगह अप्लाई होंगी पांचों टाइप के सेंटेंस पे। हाँ, टुमेरो का द नेक्स्ट डे, या फिर बोलेंगे द फॉलोइंग डे, फॉलो करने वाला दिन। हाँ, ये अभी समझाऊंगी बच्चों कि कंजंक्शन की कब जरूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा बातें हैं। अब अभी ये वो कॉमन बातें थी जो सब पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले भाई सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये हमारी लाइफ में किसी फैक्ट को बताते हैं, किसी इवेंट को बताते हैं, या किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसकी पहचान होती है SVO, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। बस इतनी थ्योरी पढ़ेंगे बस, कि भाई आपको ऐसे रटना नहीं है। सिंपल का ही दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंसेस। इसी बुक में मिलेगा असर्टिव या फिर सिंपल, एक ही मतलब है दोनों का, असर्टिव या फिर सिंपल। जो फैक्ट बताते हैं, फैक्ट का मतलब जैसे आप कहते हो भारत की जनसंख्या इतनी है, आप एक फैक्ट बता रहे हो। मेल फीमेल रेशियो इतना है, आप एक फैक्ट बता रहे हो। इवेंट, खास घटनाएं जिनको अरेंज करना पड़ता है, जैसे वेडिंग एक इवेंट कहलाती है, न्यू ईयर पार्टी करते हो वो इवेंट कहलाती है। ईव शब्द यूज नहीं करते, दैट इज इवेंट। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में आप वर्णन करते हो। आप मूवी देख के आए, आपने सारी जानकारी मुझे बता दी, तो आपने उसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। लिखने का ढंग होगा SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब इसका पहला स्टेप तैयार करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में अकेला लिख रखा है ही सेज लिख रखा है, तो सेज का हम सेज ही रखेंगे, टेल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कारण समझो क्या है। जो से है बच्चों वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, ट्रांजिटिव भी है। जैसे मैं ये कहूँ ही सेज टू मी, अब ये इंट्रांजिटिव है, इसीलिए प्रेपोजिशन लगी है। पढ़ा रखिए ना एक बात कि जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन लगाते हैं। वह कहता है किसको, मुझे, मतलब सुनने की जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, मी। तो आपको क्या देखना है, सेज टू अगर गिवन है तो अब आप इस सारे को कन्वर्ट करोगे टेल्स में। से होता है कहना, लेकिन टेल होता है बताना, और बताया हमेशा इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में जाता है। से और टेल में क्या फ़र्क है, से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में होता है कि वो मुझे कहता है, लेकिन बताना कौन सा होता है, जब स्पीकर और लिसनर में से एक मिसिंग हो जाता है, कहते नहीं उसने मुझे बताई ये बात, तो वो इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन था। समझ आया। तो आपको क्या करना है कि अगर अकेला सेज है तो सेज का सेज रख दियो, लेकिन अगर लिख रखा है सेज टू तो इस सारे को कन्वर्ट किया जाता है टेल्स में। रीजन है बच्चों, क्योंकि से तो हमारी है इंट्रांजिटिव एक्शन, तो ये प्रेपोजिशन को लेगी, लेकिन टेल हमारी ट्रांजिटिव एक्शन होती है।
उसने बताया, ऑब्वियसली कोई सामने बैठा होगा तभी बताओगे, है ना। तो टेल कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता, ये रीजन है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव एक्शन है, और प्रेपोजिशन नहीं लेगा तो हमारे टीचर तो हमें ऐसे रटवाते थे कि बेटा पूरे सेज 2 को कन्वर्ट करियो टेल्स में। वो ऐसे नहीं बताते थे कि बेटा सेज का टेल्स बनेगा, और ये प्रेपोजिशन कभी लेता ही नहीं क्योंकि ये ट्रांजिटिव एक्शन है। ठीक है, मतलब सिंपल लॉजिक ये था कि टेल्स 2 कभी नहीं करना, समझ गए। और आइडियल तरीका क्या है, सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं हम टेल्स में, और क्योंकि टेल हमारी ट्रांजिटिव एक्शन है इसीलिए प्रेपोजिशन नहीं लगती। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, पानोज इंग्लिश क्लासेस पे जाके सेशन नंबर 8 पढ़िए, एक वीडियो देखो, उसी से बात बन जाएगी सारी कि क्यों हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते। ठीक है, अब आ गया दूसरा स्टेप। अगर लिखा होता ही सैड, सिर्फ सैड लिखा है तो सैड का सैड ही रख लेंगे, लेकिन अगर लिखा होता सैड टू तो सारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में, और टोल्ड के साथ टू लगाना नहीं। पास्ट टेंस हो गया ना रिपोर्टिंग वर्ब में, 3 ही तो टेंस हो सकते हैं हमारे। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ 3 टेंस पॉसिबल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फ्यूचर हमारा क्या हो जाएगा, ही विल से। जैसे उसने ये लिख दिया ही विल से, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वह मुझे कहेगा, तो ही विल। टेल कर दो, ऑब्जेक्ट है तो टेल कर दियो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका एज इट इज से का से रख दियो। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो तभी टेल में कन्वर्ट करना है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हम वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का लॉजिक, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या बन जाएगा, ये करते ही सेकंड स्टेप बनेगा रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। हटा देंगे कोमा और इन्वर्टेड कोमास को। ठीक है, तीसरा स्टेप, जैसे ही हटा के आओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, कंजंक्शन की। यूज कंजंक्शन दैट, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन यूज होती है दैट। ठीक है, आपको सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस की पहचान करनी है और उसके हिसाब से फिर आपको कंजंक्शन लगानी है दैट। यूज कंजंक्शन दैट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप लिखेंगे यूज SON 1 2 3 फॉर्मूला टू चेंज पर्सन प्रोनाउन। यूज SON 1 2 3 फॉर्मूला टू चेंज पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे चेंज इन टाइम, टेंस एंड मॉडल अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब जैसे आप सीख के आए हो अभी उसी चार्ट के हिसाब से। चेंज इन टाइम, टेंस एंड मॉडल अकॉर्डिंगली। आस्क में नहीं कन्वर्ट करोगे पूजा, सेज टू का आस्क जब बनाएंगे जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। सिंपल सेंटेंस में टेल वर्ब का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो टेल बनाना, अगर नहीं लिखा हो तो सेज का सेज रख देना। यहाँ तक क्लियर हुआ? लिख लिए सारे स्टेप्स, रिकॉल करें एक बार। पहला स्टेप क्या है, सेज होगा सेज रहेगा, सैड होगा सैड रहेगा। ऑब्जेक्ट के साथ लिखा होगा
तो टोल्ड, सेज टू, टेल्स। क्लियर? विल का विल से। सेकंड स्टेप लगा देंगे, रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। जैसे ही हटाएंगे आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। यूज कंजंक्शन दैट, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन यूज होती है दैट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे SON 1 2 3, क्योंकि आपको पर्सन प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। आफ्टर दैट मॉडल, टेंस एंड टाइम विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, वैसे ही चेंज होंगे जैसे हमने चार्ट से सीखा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ से सीखने वाले हैं एक, और वो क्या इम्पोर्टेंट बात है वो देखो। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, वो सिर्फ 3 टेंस में ही हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे और आपको ये नंबर भी दिलाएगी ये टेक्निक। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा होता, ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। आपका कोई टेस्ट चल रहा है मान लो, और मैं को बच्चों अच्छे से करो, ध्यान से करो। अब आप क्या बोलोगे? मैम आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? एक बार आंसर बनाओ फटाफट सारे बच्चे। सेंटेंस आपके सामने है, चेंज करो इसको फटाफट। अपने अपने लॉजिक लगा दो। हाँ जी, जितने ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए भाई, फटाफट करो। आप क्या आंसर बना के आते हैं इसका? क्योंकि ना ये नियम तो सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, क्या सोचते हो तुम? ये नियम कानून तो सारे पढ़ के जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आपको सिचुएशनली ये यूज करने आए कि नहीं आए। अगर सिचुएशनली यूज नहीं करने आए तो लैंग्वेज नहीं आई। इसीलिए हर सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है। हाँ, रुझान आने शुरू हो गए हैं भाई, बनाओ फटाफट। लिख लो भाई, मन ही मन मत बनाओ। सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। रोहित बेनीवाल से जो आईडी है, टेल वर्ब के बाद टू कब से लगने लग गया भाई? चलो भाई, काफी बच्चे पकड़े गए यहाँ पर। हाँ, एसी की जरूरत नहीं है, आंसर बोल। फटाफट बोल दे जैसा बना है। आगे बढ़ा नहीं होगा अभी। हाँ जी, नेक्स्ट। जगदीप कौन सा है तुम में से? रवि कौन सा है? और आप? रजनीश, रजनीश बताओ। निखिलेश भी पकड़ा गया। बोलो एक बार। वेरी गुड। हाँ जी, सारे पकड़े गए तुम। और ये वो मिस्टेक्स होती हैं बच्चे जो अक्सर हम एग्जाम्स में करके आते हैं।
सिर्फ अभी तक मेरे पास एक करेक्ट आंसर आया है, ठीक है ना। सिर्फ एक आंसर आया है मेरे पास अभी तक, टिल द टाइम ए सिर्फ एक आंसर ठीक मिला है मुझे। अब समझो बात को जरा ध्यान से, और आगे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। देखो एक बार, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। ही सेज टू मी, समझो बात को क्या कह रहा है, वह मेरे से कहता है। कब कहता है? प्रेजेंट में। और जब प्रेजेंट में बोलेगा तो कौन सा टेंस यूज करेगा? आई एम डूइंग। भाई मौके पे बातचीत चल रही है ना, कि वह मेरे से कहता है, क्या कहता है कि मैं मेरा अपना अच्छा कर रहा हूँ। जब ये बंदा कहता ही प्रेजेंट में है, और जब आप सेज टू का टेल्स भी बना रहे हो, तो क्या आगे टेंस में बदलाव होगा? बात ही प्रेजेंट में चल रही है। सारे बच्चे वॉज डूइंग करे बैठे थे। भाई देखो, अगर यहाँ पर होता ही सेड टू मी, अब आपकी घटना कहाँ जाती? पास्ट में जाती, आगे वाली घटना। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस है बच्चों, तो इसका मतलब अभी हाल फिलहाल की बात है ये, और हाल फिलहाल में जब बातचीत की जाती है तो प्रेजेंट में की जाती है। समझ आई कहानी? शॉर्टकट लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में। जब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, लिखो साइड में, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है या फिर विल से है, विल से चली गई मैं फ्यूचर में, आगे लिखो नो चेंज इन टेंस, कभी भी टेंस में बदलाव नहीं करोगे, नो चेंज इन टेंस। और कॉमन सेंस ये है बच्चों, बंदा कह ही अब रहा है, अब कह रहा है तो कौन सा टेंस यूज करेगा? प्रेजेंट यूज करेगा। समझ आई कहानी? आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ 3 टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो मैंने 2 यहाँ उठा लिए, ध्यान दो। प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, फ्यूचर मतलब कहेगा, तो कह तो कुछ भी देगा, तो आगे वाला जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें कभी भी टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ से शॉर्टकट क्या समझ आता है? कब बदलते हैं फिर टेंस? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। समझ आई कहानी? अगर सपोज करिए यहाँ पर होता ही सेड टू मी, अब बदल दो अपना टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो लॉजिक क्या, उसने कहा, अब मैटर करेगा कि उसने कहा क्या। क्लियर है? तो 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से समझने को मिलती हैं बच्चों। अगर ऐसा है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने बैठेंगे, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का हो, 5 में से, क्लियर, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर में लिख रहा है, आगे का कभी भी टेंस नहीं बदलेगा, नो चेंज इन टेंस। यूनिवर्सली सारी जगह अप्लाई करो। और कॉमन सेंस क्या है? कहता अब है, कहता अब है तो प्रेजेंट टेंस ही बोलेगा, है ना। अगर मान लो उसने ये लिखा होता ही सेज टू मी आई वॉच्ड ए मूवी, तो हम कैसे लिख देते? ही टेल्स मी ही वॉच्ड ए मूवी, बस, नो चेंज इन टेंस। यहाँ पर जैसा भी टेंस लिखा होगा वही लिख देना वापिस, बदलना नहीं उसको। क्लियर? अब देखो इसका, पहले इसका आंसर लिखो अभी। ही टेल्स मी दैट ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। समझ आया? बाकी सबने ठीक ट्राई कर रखी थी, बस वो टेंस में आपने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने बात बता दी है आपको, आगे से इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। जब जब नरेशन का कोई क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए सबसे पहले। क्या पता टेंस बदलना ही ना पड़े और आप धक्के से टेंस बदल के आ जाओ। कुछ बच्चों की तो आदत होती है, EZMR है, सीधा उस ऑप्शन में जाएंगे जिसमें वॉज और वर हो, लेकिन सुविधा के लिए वो दोनों लिखेगा ऑप्शन में। आपका सबसे पहला जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये होना चाहिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, आगे का टेंस नहीं बदलेगा। समझ आई बात? तो इसलिए मैंने क्या देखा, ही टेल्स मी दैट ही इज, आई एम को ले रहा है तो ही इज को ले लेगा, टेंस तो नहीं बदला ना। ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को रीराइट करो। अब की बार क्या कर दो, ही सेड टू मी, he said to me I am doing my level best।
अब इसका दोबारा आंसर बनाओ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। ही वॉज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। वॉज सिर्फ तभी बनेगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ बच्चों आपको कि टेंस कब बदलता है, तो आप सिर्फ ये कहियो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। क्लियर? अब मान लो कोई बच्चा ये भी रट के चला गया, ठीक है। अब उसने क्या ट्विस्ट डाला, उसने रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसी चीज लिख दी जिसका टेंस कभी बदलता ही नहीं। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है? याद रखो, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लाइव टेलीकास्ट। याद आ रहा है? अगर वो अगले ने लिखे हैं तो उनमें तो कभी बदलाव होता ही नहीं। अब चाहे रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बात का टेंस तो कभी हम चेंज कर ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए उसने लिखा होता, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है ये, द टीचर सेड टू मी, एक एग्जाम्पल लिखो, द टीचर said to me the earth moves around the sun। पढ़ा है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसको एज इट इज लिख देना, नो चेंज इन टेंस करना। कारण समझ लो ना क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ये एक फैक्ट है, हमेशा ही अर्थ मूव करती है, तो ये फैक्ट है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फैक्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमेशा लिखी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाती है। तो अब आप क्या करोगे? देखो टीचर कितनी सफाई से हमें कहता था कि बेटा यूं करियो, सिर्फ दैट लगा दियो और कुछ ना करियो। कारण क्या था उसका? क्योंकि द टीचर टोल्ड मी, सेड टू को किस में कन्वर्ट किया? टोल्ड में, टोल्ड मी। अब क्योंकि हमें ये हटाने थे तो इसलिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ी थी, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर? तो आप अब मुझे शॉर्टकट में बताओ फटाफट, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं बदलता? दो लॉजिक आपके पास है, और पहला लॉजिक नोट करेंगे, जब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, नो चेंज इन टेंस। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में उनमें से कुछ भी दे रखा हो जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर उनमें से कोई भी बात लिखी हुई है देन नो चेंज इन टेंस। इन दो चीजों को छोड़ करके कुछ भी है देन चेंज इन टेंस। इन दो चीजों को छोड़ करके अगर कुछ भी होगा देन वी विल चेंज इन टेंस। ठीक है भाई? तो ये बात एक बार समझ आई सभी बच्चों को? हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट जितने भी होंगे बच्चे, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट कौन से होते हैं, जैसे उनको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। जैसे मान लो लिखा होता, द टीचर सेड टू मी वी गोट फ्रीडम इन 1947, तो एज इट इज लिखेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट वी गोट फ्रीडम इन 1947, नो चेंज इन टेंस। क्लियर? अब बात समझ आ रही है? चलो जी, अब फटाफट नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो और करके दिखाओ मुझे। अब हमें ना प्रैक्टिस करनी है सिंपल टेंस की, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही सेड टू मी आई कैन सोल्व दिस सम। फटाफट आंसर करिए भाई। विपिन को घुमा दिया क्या मैंने? ठीक तो है, फ्री में घूम लिया, पैसे भी नहीं लगे।
भाई सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये है, जब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, आगे का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दो सिचुएशन में नहीं बदलता। और दूसरा हमारा क्या है, ऐसी बात लिख रखी हो जिसको हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या क्या बन गया। ही टोल्ड मी दैट, आई कन्वर्ट करोगे ही में, कैन पास्ट में जाएगा। क्यों जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो सेड टू है। ही कुड सोल्व दिस सम कन्वर्ट हो जाएगा दैट सम में। गॉट माई पॉइंट। अब इसी की दूसरी सिचुएशन समझ लो। मान लो यहाँ पर लिखा होता ही सेज टू मी, ध्यान दो बच्चों, ऐसे ही चीजें घुमाई जाती है एग्जाम्स में। ही सेज टू मी, अब आंसर तैयार करो। ही सेज टू मी आई कैन सोल्व दिस सम, देखो अब कहता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कैपेसिटी होगी अब उसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही कैन सोल्व दैट सम। बाकी सारी चीजें चेंज करो, नो चेंज इन टेंस, कैन का कैन ही रहेगा। कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ टेल्स लगा दो, लेकिन टेंस जो होगा वो हमारा कैन का कैन रहेगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सेज है। समझ आ गया, जिसका दैट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, दिस इज माई पेन। चलो भाई, आज जो ये आंसर करेगा वो स्टूडेंट ऑफ द डे होगा मेरी क्लास का। और इसको कहते हैं अटेंटिव होकर के पढ़ाई करना, रटना नहीं चीजों को। और एग्जामिनर यही करता है। हाँ दिस का दैट तो बनाओगे ना, पहले वाले क्वेश्चन में दिस सम का दैट सम बनाओगे। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है भाई, सोल्व करें फटाफट। ही सेड टू मी दिस इज माई पेन। टेंस चेंज क्यों नहीं कर रहे पूजा, टेंस तो चेंज होगा, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। इज का इज क्यों लिख रहे हो, घबराओ नहीं कि टेंस चेंज होगा नहीं होगा। टेंस का चेंज होना डिसाइड यहाँ से करेगा, और वो आपके सामने लिखा हुआ है। दैट वॉज हिज पेन, दैट दो लगा दिए, एक ही लगा दिया, तो एक तो कंजंक्शन है, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। पुष्पा भी इज लगा रही है। भाई टेंस में तो बदलाव हो गया, अब ना तुम डर गए हो, टेंस नहीं बदल रहे अब। टेंस तो बदलेगा, ये देखिए यहाँ से डिसाइड होता है टेंस का चेंज होना। सैड है तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, चेंज इन टेंस। जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए वहां नहीं जा रहे तुम। प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूं मैं। योगेश माई को क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, जब ही बना दिया है तो हिज पेन नहीं करोगे। अच्छा मैंने डरा दिया बच्चों को। रिंकू ईट कहाँ से ले आए भाई।
अब तुम कहोगे ना कि मैम देखो सारी दुनिया पढ़ के जाती है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यही हट के पढ़ना है आपको, जब नंबर ना कटे आपका। चलो अब सारे बच्चे एक बार लिखना बंद करेंगे और मुझे बताइए, मैंने एक तो दिस यहाँ पे यूज किया है, देखो जहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए वहाँ जरूरी है। यहाँ पर दिस किसका काम कर रहा है बताओ एक बार। सम एक नाउन है तो दिस उसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दिस हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ है, और लेकिन प्रोनाउन में जब ये काम करता है तो क्या काम करता है, दिस दैट दीज और दो, 4 पढ़े थे हमने, याद करो। दिस का मतलब होता है कोई चीज नजदीक है जो आपके पास रखी हुई है, दैट मतलब दूर है, दीज प्लूरल में कोई चीज सामने है, दोज प्लूरल में कोई चीज हमसे दूर पड़ी है। पढ़ा है हमने प्रोनाउन। इस सेंटेंस में जो दिस है ये प्रोनाउन है। कैसे पता लगा, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता था क्योंकि नाउन से पहले कभी प्रोनाउन आते ही नहीं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आते हैं, मानते हो ना। तो यहाँ पर जो दिस शब्द है ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब दिस एडजेक्टिव का काम करता है तभी दिस का दैट बनता है। यहाँ पर जो दिस शब्द है ये नियरनेस को शो कर रहा है। अब तुम ना इसकी सिचुएशन बनाती हूँ, देखो सभी ध्यान देंगे। मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है, बट आप इसको एक बार अज्यूम कर लीजिए कि ये पेन है। अब देखो हमारा सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी, यहाँ पर एक लड़का बैठा है, ही ने मेरे से कहा, और मेरे को क्या बोला, मैम दिस इज माई पेन, क्योंकि ये पेन बच्चे के हाथ में है और उसने मुझे दिखा के कहा कि मैम दिस इज माई पेन। क्लियर है, ये है हमारा डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। अब तुम इमेजिन करो अगर ये पेन वो बच्चा लेके चला जाता, क्या कोई बातचीत होती पीछे से, पेन था अपना ले गया। बातचीत प्रैक्टिकल लाइफ में कब पॉसिबल है, जब वो इस पेन को यहाँ छोड़ जाए। बच्चा चला गया घर, पेन यहीं छोड़ गया, अगला बैच जब आया तो जैसे ही मैं पढ़ाने आई मेरी नज़र पड़ी ये पेन, अरे ये पेन तो हरपाल का था, पेन तो अभी सामने ही पड़ा है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये पॉसिबल कॉन्वर्सेशन कब होगा, जब पेन डायरेक्ट स्पीच में भी सामने ही है और पेन इनडायरेक्ट स्पीच में भी सामने ही है। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में भी पेन सामने है तो दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होता, ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज पेन। तो ने एक दैट लगाया था, अच्छा बाद में ठीक है। हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ कि ये लॉजिक आपको समझ आया। हम दिस का दैट कब बनाएंगे, रट नहीं सकते चीज़ों को। दिस का दैट सिर्फ तब बनेगा जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, समझ गए। दिस सम है तो दैट सम बनाया हमने। दिस तो प्रोनाउन भी तो होता है इंग्लिश में, यही तो प्रॉब्लम है, बच्चे ये नहीं समझते कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। और जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो क्या सीखने को मिला भाई, सीखने को क्या मिला कि दिस शब्द अगर प्रोनाउन का काम करेगा, ब्रैकेट में लिख दो नोटबुक में, नो चेंज इन दिस, दिस का दिस रहेगा। कारण क्योंकि ये नियरनेस को शो करता है। नियरनेस मतलब सामने पड़ी कोई चीज। क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि उसकी जो कार थी वो उसी के पास थी। कार जब कोई पर्सन छोड़ के जाएगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये कार तो उसकी है या उसकी थी। आप अपनी चीजें साथ लेके जाते हो, जैसे सपोज करो मोबाइल, ठीक है, अब एक स्टूडेंट यहाँ मोबाइल छोड़ गया, तभी तो मैं कहूँगी ये मोबाइल मतलब सामने पड़ा है। अब भी बच्चा चला गया बट मोबाइल अब भी सामने है, तो मुझे दिस बोलना पड़ेगा इसको। समझ आई कहानी, क्लियर है। चलो दिस का एक पॉइंट और समझाती हूँ, लिखो एक सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखेंगे और लिखती हूँ। This morning he said to me, this morning he said to me,
आई विल गो टू दिल्ली टुडे। ये जो बातें समझा रही हूँ बच्चों, ये किताबों में नहीं मिलेंगी, बता देती हूँ मैं। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और जो लगभग क्लासों में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है आपको। आंसर बनाओ अपना फटाफट। दिस मॉर्निंग ही सेड टू मी आई विल गो टू दिल्ली टुडे। देखिए क्या क्या बदलाव होंगे, चेक करो एक बार। आंसर बनाओ भाई। सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओहो, पुष्पा ने क्या कर दिया भाई। ही विल बी गोइंग दिल्ली, ये कौन सा टेंस बना दिया। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे आप। पूजा, आई को ही में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे। दिस मॉर्निंग ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली दैट डे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चा यही बनाएगा। ओके, रिंकू ने दिस मॉर्निंग का भी दैट मॉर्निंग बना दिया, मतलब दिस जहां आएगा बक्सेंगे नहीं। भाई रिपोर्टिंग वर्ब में कभी चेंज नहीं होता बच्चों, स्पीच में बदलाव होता है। इस दिस का दैट ना बनाना कभी भी, हमेशा स्पीच में बदलाव होता है। जो बंदे ने बोला उस बात में चेंज करेंगे हम। रिपोर्टिंग वर्ब का दिस चेंज नहीं करोगे। इस दिस का सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ा है वो चीज चेक करो। अभी तक आपने मेरे तरीके नहीं सीखे। हाँ जी, वन बाय वन। रजनीश, टेल मी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस, सेम एज। हाँ जी पूनम। हाँ जी, यही है ना अभी तक। एक मिनट एक मिनट, he told me that that day। सिर्फ एक आंसर ठीक मिला है मुझे अब तक। अब मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं टुडे का दैट डे बनाएंगे। पढ़ाई है सबने, बनाएंगे जी, आपने बताया था। इस सेंटेंस में अगर मान लो ये दिस मॉर्निंग नहीं होता तो क्या बनाते। हटा लो एक बार इसको, दिस मॉर्निंग को। ही सेड टू मी आई विल गो टू दिल्ली टुडे, तुम क्या बनाते। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली दैट डे। इसका मतलब दिस तो फालतू में ही लगा है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्या दिस ने आकर के कोई काम नहीं किया सेंटेंस में। ये है तब भी आप वही बना रहे हो, और ये नहीं है तब भी आप वही बना रहे हो। ये दिस नशे में नहीं लगाया किसी ने, होश में लगाया है। अब समझो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। दिस मॉर्निंग ही सेड टू मी
आज के दिन की बात हो रही है। सुबह सुबह मेरे पास कोई बच्चा आया और वो आके क्या बोला कि मैम आज मैं आपकी क्लास में नहीं आऊँगा, आज मैं दिल्ली जाऊँगा। क्लियर है भाई? दिस मॉर्निंग अगर कह रहा है बच्चे, दिस यहाँ पर नियरनेस को शो कर रहा है कि दिस मॉर्निंग कह रहा है, तो क्या दिस मॉर्निंग की वजह से वहाँ पर यस्टरडे पॉसिबल है? क्या यस्टरडे की दिस मॉर्निंग हो सकती है? सोचो एक बार। यस्टरडे होता है बीता हुआ दिन और दिस मॉर्निंग होता है आज की बात हो रही है, तो कल आज जची नहीं कोई बात। क्या दिस मॉर्निंग टुमेरो की हो सकती है? टुमेरो आने वाला दिन, और दिस मॉर्निंग तो सेम डे की होगी। जैसे मैं कहूँ दिस नून, दिस इवनिंग, ठीक है, दिस मॉर्निंग, ये शब्द तो सिर्फ और सिर्फ टुडे के लिए यूज हो सकते हैं, इसीलिए सेंटेंस में टुडे लगा है। अब एक बात बताओ, सुबह सुबह कोई बच्चा आया आके बोला मैम मैं आज नहीं जाऊंगा। अब जब बैच टाइम हमारा स्टार्ट हुआ, तुम में से कोई एक बच्चा नहीं आया, तो मैं क्या कहूँगी, भाई आज सुबह ही कह रहा था वो नहीं जाएगा, मतलब दिल्ली जाएगा, आज क्लास में नहीं आएगा। सेम डे में बात हो रही है, और अगर सेम डे में बात है तो टुडे का दैट डे नहीं बनाना था। इस दिस मॉर्निंग का असर जाके टुडे पे पड़ेगा, ध्यान रहे इस बात का। ये दिस मॉर्निंग किसके लिए यूज हुआ है? सेम डे के लिए यूज हुआ है। समझ आई सिचुएशन? अब तुम ही बताओ कितने बच्चे ऐसे रट के जाते हैं, भाई टुडे दैट डे में बनाया हूँगा, नरेशन वर्ड्स तो बड़े इजी हैं, और फिर कहते हैं जी नंबर नहीं मिला। अब नंबर कैसे मिलेगा भाई? वहाँ पर 2 ऑप्शन दैट डे वाले होंगे, 2 टुडे वाले होंगे, और तुम टुडे वाले को तो छोड़ के आओगे, है ना? समझ आई कहानी? तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। मैंने दिस के 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए आपको बातों बातों में। सबसे पहले दिस का दैट कब बनता है? जब वो एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे पहचान करोगे? नाउन से जस्ट पहले लिखा मिलेगा। दिस का दिस कब रहता है? जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही दिस से होगी, अकेला यूज होगा, तब वो प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, और उस केस में हम उसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? जब दिस शब्द रिपोर्टिंग वर्ब में लगा होगा, चाहे यहाँ पर होता दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून, आगे टुडे यूज होगा हमेशा, ना यस्टरडे आ सकता ना टुमेरो आ सकता, और टुडे चेंज नहीं होगा, और इसीलिए फाइनल आंसर क्या होगा आपका? दिस मॉर्निंग ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली टुडे, फुल स्टॉप। हाँ देखो, मोनिका को एक बात समझ आ गई, इंग्लिश सिचुएशनल है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ ये बात आपको, इसीलिए इंग्लिश में रूल नहीं पढ़ने पड़ते बच्चों। देखो आपका खुद दिमाग सेट हो जाएगा थोड़े दिनों में, जब आप 2-3 टॉपिक और पढ़ लोगे कि भाई इंग्लिश में रूल नहीं हो सकते। अब रूल तो देखो वो हो गया कि टुडे जहाँ भी आए दैट डे बनेगा, लेकिन क्या बन रहा है? रूल तो ये था कि दिस का दैट बनेगा, क्या सारी जगह दिस का दैट बना? नहीं ना। इसीलिए सिचुएशन से फेमिलियर होना चाहिए आपको, और इसीलिए मैं दावा कर सकती हूँ बच्चों, पूरी इंग्लिश में कोई रूल नहीं है, और रूल नहीं होंगे तो एक्सेप्शन भी नहीं होंगे। समझ आई कहानी? आपको क्या करना है, सिचुएशन सीखनी है कि भाई दिस मॉर्निंग यहाँ पर लगा है तो आगे टुडे ही आएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे मैम टेंस क्यों बदला फिर आपने? तो समझ लो एक बार, बच्चा मेरे पास आया सुबह 7 बजे, दिस मॉर्निंग है, वो 11:30, अगर मैं उसकी बात बताऊंगी तो घड़ी में तो टाइम चेंज हो गया। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो घड़ी में टाइम चेंज हो गया, घड़ी में टाइम चेंज हो गया, इट मीन्स चेंज इन टेंस। लेकिन टुडे पे तो असर नहीं पड़ना चाहिए, पूरे दिन है तो टुडे ही, और अगर टुडे है तो एज इट इज टुडे ही रहेगा। क्लियर है भाई? तो ये थी कुछ हमारे सिंपल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट। आज आप क्या करोगे, जा करके कोई भी बुक उठा लो, इंटरनेट से उठा लो, आज आप प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस, ये जो लेवल मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चे, ये एसएससी सीजीएल लेवल भी है, सीपीओ जो आपके कोई भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का लेवल में पढ़ाऊंगी, ताकि आप नरेशन में कहीं ना अटके। पेपर चाहे आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है भाई? और ये मत समझिए आजकल जो अच्छे स्टेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अच्छे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना?
तो आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आनी है। कल मैं क्लास में आते ही पहले आपसे 2-4 सेंटेंस दे दूंगी और उसको कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, रिपोर्टिंग व प्रेजेंट और फ्यूचर में वो आगे का टेंस नहीं बदलोगे, याद रहे ये बात। ठीक है बच्चों। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक होती जा रही है, ठीक है, तो मैं आपको ना बस अपने लेवल पे लेती आऊँगी, उसकी चिंता ना करें, ठीक है। हाँ विपिन, मैंने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे की? ओके, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, अब मैं साइन ऑफ करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक सिंपल पढ़ के रखिएगा। कर दो सर, सर हो गए आज तो हरपाल जी।